सबसे पहले आज का जो कॉन्फ्रेंस था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और जो रेडियोलॉजी है कितना इफेक्टिव होने वाला है ऑडियंस के लिए, अगर थोड़ा इस बारे में बताएं। ठीक। सबसे पहले मैं नमस्कार आप सबको करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अजीत यादव है। मैं जो ये सोसाइटी है इंडियन सोसाइटी ऑफ वस्कुलर एंड इंटरवेंशन रेडियोलॉजी उसका सेक्रेटरी हूँ। और बेसिकली हमारी सोसाइटी जो है दैट इज़ दी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, दैट इज़ IR, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IR वो डॉक्टर्स हैं जो कि एक सुई के माध्यम से जितनी भी हमारी बॉडी की बीमारियां हैं जो सर्जरी के माध्यम से नहीं करते हैं, या जिनको सर्जरी बचाने के लिए हम जिनसे सुई के माध्यम से हम सारी सर्जरीज कर सकते हैं। जैसे अगर बच्चेदानी में गांठें हैं, हम सुई से अंदर जाके बच्चेदानी की गांठों में दवाई डालते हैं, वो श्रिंक कर जाती है। इसी तरह गदूद है, जैसे प्रोस्टेट जो होती है वो इनलार्ज है साइज़ में, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। अब नई तकनीक से हम क्या करते हैं, सुई के माध्यम से ही अंदर जाते हैं, पैर की नस से या हाथ की नस से अंदर जाएंगे, छोटे छोटे हमारे तार जैसे माध्यम से वहाँ पे हम छोटे पार्टिकल्स, गोंद टाइप का होता है, मेडिकल गोंद होता है, वो अंदर डालते हैं, जिससे कि पूरी प्रोस्टेट की या गदूद की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी और वो श्रिंक कर जाएगा। जैसे श्रिंक करेगा तो ऑपरेशन से हमें बचाव हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रोक जैसे, जिनमें भी ब्रेन की जो खून की नसें हैं हमारी दिमाग की, अगर उनमें कोई ब्लॉकेज आ जाए, तो जैसे हार्ट में अटैक होता है ऐसे ब्रेन में भी अटैक होता है, जैसे पैर में भी अटैक होता है, जैसे ब्रेन में अटैक होता है उसमें खून की नसों में कत्था आ जाता है या फिर वहाँ पे एक क्लोट बन जाता है। उस क्लोट को हम अंदर जाके कैथेटर से उस क्लोट को निकाल सकते हैं, सो दैट हम स्ट्रोक के जो पेशेंट्स होते हैं अगर उनको टाइमली हम हॉस्पिटल में ले आएँ तो हम उनको ठीक कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे बीमारियों का इलाज आज के समय बिना सर्जरी के संभव है IR के द्वारा। आज की जो हमारी कॉन्फ्रेंस है उसका फोकस है जो ये हम प्रोसीजर्स करते हैं, इनके दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इनके दौरान जो मिस हैपनिंग्स होती हैं, उनको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ऑल ओवर इंडिया से हमारे जितने भी डॉक्टर्स और IRs हैं वो आज यहाँ पे आए हैं। ये सारे डॉक्टर्स अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं यहाँ पर कि हमने ये केस किया, इसके दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई, तो हम ये बताते हैं कि इस कॉम्प्लिकेशन को कैसे बचाया जा सकता है, या इस कॉम्प्लिकेशन अगर आपसे हो गई तो उस कॉम्प्लिकेशन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सो हमारी कॉम्प्लिकेशन, ये मीट जो है इसका नाम ही कॉम्प्लिकेशन मीट है, इसका मेन एम यही है कि हम किस तरह से कॉम्प्लिकेशन जो हमारे प्रोसीजर्स में आती हैं उनको हम कम कर सकें या उनको अवॉइड कर सकें, या अगर वो कॉम्प्लिकेशंस ऐसे ऑपरेशंस, हमारे ऑपरेशंस के दौरान अगर ऐसी कोई मिस हैपनिंग, ऐसी कोई घटना होती है जो कि पेशेंट को नुकसान कर सकती है, तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। उसी को ही हमारे सीनियर लोग और हमारे जूनियर लोग आपस में साझा करते हैं, साथ में बैठ के उनमें बातें करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, सो दैट पेशेंट केयर के बारे में हम ज़्यादा समझ सकें, इन प्रोसीजर्स को हम और सेफली कर सकें। ये हमारी आज की कॉन्फ्रेंस का थीम है। आज हमारे पूरे दिन यही सेशन चलने वाले हैं। सेशंस जो हैं वो डिफरेंट हैं, कुछ दिमाग के सेशंस हैं, कुछ पेट के जो इंटरवेंशन हम करते हैं, जो पेट की बीमारियों का इलाज करते हैं उसके सेशंस हैं, कुछ पैर के सेशंस हैं, और कुछ हमारी खून की नसें होती हैं, वेन्स, उनके सेशंस हैं। सो डिफरेंट सेशंस को हमने डिवाइड किया है 2 दिन के अंदर। कल भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सेम बताया था कि हम किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं। आज मैंने आपको बताया, कल इन सब की अवेयरनेस, मतलब ये बीमारियां जो होती हैं उससे पहले हम उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, वो ही एक ही चीज़ है, वो है आपका स्वास्थ्य जो आप खुद बनाते हैं। वो हम दौड़ के, भाग के, एक्सरसाइज करके, उसका भी हमने ISVIR ने वॉकथॉन रखा है कि जिसमें हम बताएंगे कि वॉक फॉर द लाइफ। तो हमारी थीम है वॉक फॉर लाइफ। जितना आप चलेंगे उतनी आपकी खून की नसें और स्ट्रॉन्ग होंगी, उतने आपके क्लॉट बनने के चांस कम है। जितना आप स्वास्थ्य को ज़्यादा अच्छा रखेंगे, आप अपनी एक्सरसाइज समय पे करें, वो आपके स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे। अपनी शुगर को प्रॉपर्ली मॉनिटर करते रहें, अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहें, वो आपके दिमाग में, आपके पैरों में क्लॉट बनने से रुकावट को रोकते हैं। इन केस अगर ऐसा होता है तो हम अवेयरनेस के लिए हमने इसीलिए वॉक फॉर लाइफ रखी है कि हम लोगों में अवेयर कर सकें कि रनिंग एंड वॉकिंग इज़ मस्ट। दौड़ना और भागना ज़िंदगी में नहीं, सड़क पे या पार्क में दौड़ना भी ज़रूरी है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए और आपकी खून की नसों के लिए जो बहुत आज के समय मेरे ख्याल से ज़रूरी चीज़ है कि हम समय पर एक्सरसाइज करते रहें। इसके अलावा जो हमारा ये पूरा जो सेशन चल रहा है यहाँ डॉक्टर्स का, जितने भी हमारे IRs आए हुए हैं, इसमें काफ़ी सीनियर्स लोग भी बैठे हैं, जजेस भी बैठे हैं और जूनियर लोग प्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो हम उनको प्रोत्साहन के लिए
जो भी कॉम्प्लिकेशन के हमारे जो केस प्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में उनको इनाम भी देने वाले हैं। सही, धन्यवाद सबका। Interventional radiology, this is a super specialty of radiology where various procedures are done with high precision, and that is because it is done under some image guidance, like it is done under sonography guidance or CT scan guidance or fluoroscopy guidance. So the aim is to target one particular problem in the body precisely under an imaging, and second is that it is minimally invasive. Means you don't have to open the patient again and again. You just do a angiography or do a small pinhole. So it is like a keyhole or pinhole surgery. Through that, the complex problems in the body, they are treated. So this is a super specialty of radiology called as interventional radiology. So what comes under that are mainly three types of interventions. One which are diseases related to brain, and that is called as interventional neuroradiology. Diseases related to peripheral vascular diseases means it is the other the arteries or veins of the body other than heart. That is called as peripheral vascular disease, and that is called as peripheral interventional radiology. And third is interventional radiology in cancer. So that is called as interventional oncology. So in these three parts, various interventional radiology procedures are done. So what is done in that? One is in the peripheral interventions, the arteries or veins of the body, if they are blocked, they are opened. That is called as angioplasty. तो कहीं भी ब्लॉक हुआ रहेगा, तो जैसे प्लम्बर का काम रहता है, अंदर कुछ चोक हो गया है तो जाके ओपन करना है. सो सिमिलरली जो भी बॉडी की नसें बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, सो विदाउट ओपनिंग द पेशेंट हम लोग उसको खोल देते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्लास्टी. एंड कहीं पे कुछ ब्लीडिंग होता रहेगा, जैसे लीवर में ब्लीडिंग हो रहा है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो रहा है, तो वहाँ पे जाके उसको, जैसे प्लम्बर कुछ लीक हो रहा है तो उसको बंद कर देता है, तो हम लोग अंदर जाके उसको बंद कर देते हैं. सो बट दिस इज़ डन विदाउट ओपनिंग द पेशेंट. So because it is not open, it is done as a keyhole surgery, the patient's recovery is very fast. Patient doesn't have to get admitted for 4 or 5 days. Most of these procedures are daycare procedures. The patient goes home the same day. So because of this, patient's earning is not lost, his working days are not lost. Along with him, the relatives are also, they are not losing their working hours. And there are, whenever there is hospitalization is long, there are many out of the pocket expenses that also do not occur. So overall the expenditure of the procedure, overall treatment comes down, and patient goes back to his work fast. This is called as, because these procedures do not have much morbidity or mortality, which in other many treatments patient has to undergo through a prolonged hospitalization. That is main advantage of this kind of treatment, because it is minimally invasive. This is one. Second, like whenever talking about the interventional neuroradiology, this is like patients sometimes have paralysis. So as we call it heart attack, वैसा brain attack होता है. So what happens, either there is a bleeding in the brain or the blood supply to the brain is blocked. In such cases, if the brain doesn't get blood, then in that part of the brain it becomes dead and patient gets paralysis. So in such cases, if patient comes to us within 3 hours to 6 hours, then we can go into that artery and open it up and the blood supply is restored. This is again called as angioplasty. And if there is some bleeding because of aneurysm in the brain, then we go to that particular blood vessel and block it. So the stroke, means the brain hemorrhage or brain infarct, पैरालिसिस के पेशेंट्स के लिए ये एक ट्रीटमेंट है विच यू डोंट हैव टू ओपन अप द ब्रेन, जस्ट एक छोटा सा एंजियोग्राफी करके उसको क्योर कर सकते हैं. कमिंग टू द कैंसर पार्ट, तो अभी कैंसर में क्या है कि मेनली 3 टाइप के ट्रीटमेंट रहते हैं. एक सर्जरी करके वो कैंसर का ट्यूमर निकाल दो, या तो उसको बाहर से रेडिएशन दो, या तो तीसरा और फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजी का कीमोथेरेपी दो. तो क्या होता है कि ये कीमोथेरेपी इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड, बट जो कीमोथेरेपी एक अपने वेन से देते हैं तो पूरे बॉडी में जाता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं. पेशेंट के बाल जाते हैं, बाकी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं.
तो वो अवॉइड करने के लिए कुछ ट्यूमर्स में, जैसे लीवर के ट्यूमर्स है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वो लीवर का ट्यूमर का जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लड वेसल में जाके ही कीमोथेरेपी देते हैं. सो यू कैन डिलीवर हायर डोज ऑफ कीमोथेरेपी एट द टारगेट विदाउट इट गेटिंग स्पिल्ड ओवर इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी. तो बाकी के साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं होते कीमोथेरेपी के, ट्यूमर के ऊपर ही इफेक्ट होता है और ज़्यादा इफेक्टिव होता है. Once this tumor gets down stage, then we the patient can go for surgery. So patient can get completely cured. Similarly, in medical oncology, in cancer patients, sometimes the surgeries are very extensive because you have to take the cancer out completely. And in some of these patients, they bleed to the extent of 20 to 25 liters of blood. So much of blood, the related issues. So for that, what we do, we go into the blood supply of that particular tumor and block the blood supply, so that within half liter of the blood, the whole surgery can be done, and the surgeon also gets a clean field, so that proper surgery can be done. So this is complementary to the surgical treatment. Similarly, after surgery, sometimes because the surgeries are extensive, some blood vessel bleeds, and you cannot keep on opening the patient again and again. It is difficult to locate the bleeder. In such cases, what we do that we go there, do an angiography and stop the bleeding. So in after extensive cancer treatments, if sometimes the patient bleeds, we can treat this patient without any major surgery, and the patient's life can be saved. And again in oncology now, there is a new way of treating the disease, and that is called as ablation. So what is ablation? You put a small needle into the tumor and burn the tumor out or freeze the tumor. So burning is called as thermal ablation and freezing is called as cryoablation. So when we go up to the beyond 60 degrees Celsius as the temperature, or beyond minus 90 degrees Celsius temperature, the tumor cells, they get completely dead. That is called as coagulative ablation. So with this treatment, now you don't have to open the patient. You just put a small needle inside, and the tumor is vanished. Of course, all these treatments, especially in cancer, we don't do it isolated. हम लोग ये नहीं बोल रहे कि ये ट्रीटमेंट से ही पेशेंट पूरा सही हो जाता है. I will say that we are one spoke in the wheel, and we are one part of the overall team. So we always take decisions in coordination with our medical oncologists, surgical oncologists and radiation oncologists, and then we treat the patients, to take a combined decision and treat the patient together. But we will appeal the press to create awareness about these modalities of treatments available for peripheral vascular diseases, brain problems as well as cancer problems, that such minimal invasive therapies are available and patients should take advantage of that. We always do it in consultation with our other clinical colleagues. Like brain का problem है तो हम लोग न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जन से डिस्कस करते हैं, एंड देन दिस ट्रीटमेंट इज ऑफर्ड. पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज है तो वैस्कुलर सर्जन, हेपेटिक सर्जन, उनसे डिस्कस करके डिसीजन लेते हैं. बट दिस ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल एंड पेशेंट शुड गेट बेनिफिटेड. नाउ अगेन, one flip side of these treatments is that because the hardware that we use, means the catheters, needles, they are all imported. So one side effect or other flip side is that they are a little costly. For that purpose, as a society, we are trying to collaborate with Indian companies so that we can make them, and institutes like IIT and other technical institutes, where we can, so that we can reduce the price so that our Indian patients can afford it on one side, and on the other side we are trying to get all these treatments covered under various government schemes like Ayushman Bharat, PMJY, Mahatma Phule, all these schemes in different states. There are different schemes. We will like to get them covered under this scheme so that general patient can also afford these treatments. Thank you. Good afternoon. I think both Dr. Suyash Kulkarni and Dr. Ajit Yadav have given you an overview on what are the diseases we treat, largely about this conference. So today, for next 2 days, we have got delegates and consultants from across the country
right from Jammu and Kashmir to Meghalaya to Karnataka to Kerala, and obviously Gujarat and all the other states as well. We have some international delegates who've come for this meeting as well. So we have some delegates who've come from Nepal, we've had some delegates who've come from Singapore, and we have some delegates who've come from Australia as well. So fortunately, because of the content of the meeting, where we are learning from mistakes and complications, we are able to have a large gathering on a big scale. Again, the intent is to teach and pass on the message that we can do good job for the patient care. Thank you. This is Dr. Balaji. I'm Vice President for ISVR. So this conference is called as Complication Meet. So every conference, what happens is, like, all the seniors work for maybe around 20 years, 30 years, and while doing cases, they get a lot of complications. But the younger generation need not do all those 100 cases to learn about that complication. So there is a transfer of knowledge from a previous generation to the next generation. So the conference is very important. All the medical conferences, this transfer of the knowledge happens. So in these conferences, like, as Dr. Ajit told, we talk about complications. When we do procedures, a lot of procedures, we get complications. And once the complication comes, how to handle the complication is never written in any of the books. It is a practical knowledge. How to do a procedure is always written in the books, but how to manage a complication is never written in any of the books. So these kind of meetings where we exchange the knowledge, like, the personal experience, how we have tackled that complication is the most important exchange of the knowledge which happens in these meetings. So this is very important meeting. And we already spoke about intervention radiology. Intervention radiology treatments are targeted treatments. So you can say that, we have a surgical option or we have another option also. How intervention radiology is better than the other options? See, intervention radiology targets only the tumor or only the lesion where the abnormality is. But when you do surgery, you have to pass through the normal structures, reach the abnormality, treat the abnormality, come out, put sutures and everything, recovery, everything is there. But when you do intervention radiology, you reach only the lesion which is abnormal, you treat it, you come out, and the patient recovery is very, very less time. So you need not waste your time recovering about the disease. So all the advantages are there in intervention radiology treatment. So we have to give this knowledge to all the patients and their dear ones so that they can avail these treatments and they can cure their dear ones out of all these diseases.